मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट को इस तरह हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए कि ये क्या है, ये कोई फ्यूचर का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ये वो पॉइंट है। बात समझ आ रही है? अब देखिए, कोई एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है, कोई एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है और हम उस एक्शन के बारे में एक फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे। क्या बता रहा हूं मैं? एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है। अब देखिए क्या बता रहा हूं मैं, एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में कब बात करेंगे? फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि उस पॉइंट पर वो काम चल रहा है या नहीं। बात समझ में आ रही है? उस पॉइंट पर जब वो काम चल रहा है और उम्मीद ये है कि वो काम हो सकता है आगे भी चलता रहेगा, ऐसे काम को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक बार दोबारा देखिए मैं क्या बता रहा हूं। एक ऐसा एक्शन जो किसी समय स्टार्ट हुआ था, वो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जहां बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर वो काम जारी है और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि वो एक्शन आगे भी जारी रहे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि अगर वो बता रहा है कि ये काम कब स्टार्ट हुआ था, ये काम कब स्टार्ट हुआ था, अगर काम के स्टार्ट होने का वो पीरियड बताता है। क्या बताता है? पीरियड, यानी कि हमें अवधि बताता है कि इस काम को शुरू हुए इतना समय हो गया है, तो हम यूज करेंगे फॉर का। किसका यूज करेंगे? फॉर का। और अगर वो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, क्या बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? सिंस का। भाषण है ये आपका सिंस फॉर का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ साथ में, कि जब हमें किसी काम के स्टार्ट होने के बारे में पता हो तो हम यूज करते हैं सिंस का, और जब हम किसी कार्य की अवधि के बारे में पता हो, उसकी ड्यूरेशन के बारे में पता हो, उसके पीरियड के बारे में पता हो, तब हम यूज करेंगे फॉर का। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी मेन वर्ब क्या होगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यूचर को देखते ही आपने विल और शैल तो लगा ही देना है, विल और शैल लगा ही देना है। अब देखिए कि विल कहां आएगा और शैल कहां पे आएगा। देखिए विल आएगा आपका ही, शी, इट, यू, दे और एनी नाउन। एनी नाउन, अब चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो तो भी विल आएगा, प्लूरल हो तो भी विल आएगा। मेन जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो शैल होगा, शैल कहां आएगा? शैल आएगा सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में विल शैल आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? हैव बीन। क्या ऐड करेंगे? हैव बीन। ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा कि हैव बीन हम क्यों लगाते हैं, ये चीज भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई हमारी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होगी? देखिए कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम क्या मेन वर्ब यूज करते हैं? हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, इसका यूज हम किसी काम की निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हम हमेशा जहां भी कॉन्टिन्यू हमें मिलेगा हम क्या यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि विल शैल क्या है? मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है? V1 आती है। क्या आती है? V1। तो देखिए मॉडल है, और मैंने आपको हैव कंसेप्ट के अंदर बताया था। अगर आपका हैव कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस हैव के अंदर मैंने हैव के बारे में अच्छे से क्लियर बताया कि हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या देखिए विल शैल के साथ हैव आ गया जो वी फॉर्म थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। और परफेक्ट जहां आएगा वहां हमें V3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? V3। तो आप देखिए जो बी है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। और आपको पता है बीन जो होती है यानी कि V3, V3 कभी अकेली नहीं आती, ये आती है हैव फैमिली के साथ। किसके साथ आती है? हैव फैमिली के साथ। तो हैव यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और हैव के साथ V3 लगानी थी तो बीन आ चुका है।
देखिए मॉडल यानी कि विल सेल को क्या चाहिए, V1 आ चुकी है, और V1 यहाँ पे हमने यूज की है हैव को क्या देंगे हम, V3। तो ये सारी इस तरह से हमारी क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब बनेगी। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है, ing। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है। बात समझ आई। अब देखिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर में सब करेंगे अपने। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें ऐड करना पड़ता है सिंस एंड और इनके साथ क्या आएगा, टाइम। बात समझ आई। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा मैंने कि हम कल रात 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। बात समझ आ गई। देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर के किसी टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम के अंदर कोई काम है वो चल रहा होगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। काम क्या है इसके अंदर, काम है पढ़ना, और करने वाला कौन है, करने वाला है हम, और हम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हमारे पास, आईएनजी फॉर्म। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि काम। काम क्या है, पढ़ना, और पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। तो रीड के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रीडिंग। क्या बन जाएगा, रीडिंग। तो अब तक हमारा सेंटेंस क्या बना, वी शैल हैव बीन रीडिंग। क्या क्या मिल गया हमें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसके अंदर, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। क्योंकि पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इंग्लिश पर पड़ रहा है। वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे कब, 10 बजे से। अब देखिए भाई 10 बजे से ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। ठीक है, ये घड़ी का टाइम बता रहा है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जिसके अंदर मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जब हमें मिल जाए कैलेंडर, क्लॉक, स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ डेज, ये मिल जाता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस 10 o'clock, since 10 o'clock। तो सेंटेंस क्या बना अपना, we shall have been reading English since 10 o'clock। हम क्या है, 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। इतना समझ में आया। अब एक सेंटेंस में आपके लिए दे रहा हूं, ये आपने बनाना है कि टीम, आप लिख लीजिएगा, सीधा बोल देता हूं मैं कि टीम सोमवार से मैच खेल रही होगी। टीम सोमवार से मैच खेल रही होगी। दोबारा बोल रहा हूं मैं कि टीम सोमवार से मैच खेल रही होगी। इस सेंटेंस को आप बनाइएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नोट। क्या लगाना है, नोट। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाएंगे। तो इस हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो विल और शैल है वो इस हेल्पिंग वर्ब का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसके अंदर, सब्जेक्ट तो आ जाएगा, विल, नोट या फिर शैल नोट। जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम विल नोट या शैल नोट यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। क्या यूज करेंगे, हैव बीन। बाकी एज इट यहाँ पे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली यही एक चीज है। ठीक है, और मेन वर्ब आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा मैंने,
कि वह 2 घंटे से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। इस जो सेंटेंस के अंदर जो सेंस आ रहा है वो नेगेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह। अब देखिए लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए हम हिंदी में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, वह। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वह को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमारे पास वह के लिए 2 प्रोनाउन है, एक तो है ही और दूसरा है शी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। देखिए सबसे पहले ही और शी दोनों मैं आपको बता दूं कि ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसका ये सिंगुलर है। जो ही है वो यूज होता है मैस्कुलाइन के लिए, और जो एफ है वो यूज है फेमिनाइन के लिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेल की, मेल जेंडर की बात करता हूं तो मैं यूज करूंगा ही का, अगर मैं फीमेल जेंडर की बात करता हूं तो मैं यूज करूंगा शी का। लेकिन देखिए वह से हमें पता नहीं चल रहा कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन हम लास्ट में देखेंगे तो क्या बता रहा है, ये परिश्रम नहीं कर रही होगी। ये जो रही होगी है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग का सेंस दे रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वह के लिए है, लड़की के लिए। तो हम क्या यूज करेंगे, शी का। बात समझ में आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, शी का। दोबारा बताया था मैं आपको कि जो ही और शी दोनों ही क्या सिंगुलर है, हमेशा अपने साथ ही सिंगुलर जो वर्ब होती है उसे ही रखेंगे। हालांकि यहाँ पे तो मॉडल रख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए शी के साथ अपन क्या यूज करेंगे, विल या शैल का, अभी मैंने बताया था विल का। She will अब not have been, क्या आएगी, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है भाई, काम करना, और काम करने को हम क्या बोल देते हैं, वर्क। और वर्क की जो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वो क्या बन जाएगी, वर्किंग। अब देखिए इसके अंदर एक आ गया कठिन, ये है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव इस वर्किंग के बाद आ जाएगा, वर्किंग, और कठिन को बोल देंगे अपने हार्ड। She will not have been working hard, वो कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। कब से, 2 घंटे से। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, यह है पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन क्या यूज करते हैं, 4। तो यहां क्या यूज करेंगे अपने, 2 hours। यानी कि क्या बना कि she will not have been working hard for 2 hours, वो 2 घंटे से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। बात समझ में आई। अब आपके लिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपने बनाना है। उसमें आपने क्या करना है कि वह की जगह आपने कर लेना है राम और राजू। सेंटेंस क्या बनेगा कि राम और राजू 2 घंटे से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे होंगे। राम और राजू 2 घंटे से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे होंगे। ये सेंटेंस आपने बनाना है। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस आपने बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, तो देखिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं। एक वो जो यस नो टाइप, जिनका आंसर हाँ या ना में मिलता है, उसे हम बोल देते हैं यस नो टाइप। दूसरा वो जिसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूएस टाइप। लेकिन पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप की। देखिए यस नो टाइप जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। बात समझ आई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई। ये हमें याद रखना है, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं लगाना, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। यहां पे हमें क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी छेड़खानी करनी है, चाहे हमें नोट लगाना हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लेके आना हो, तो हम किस में करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, विल और शैल। हम सिर्फ इससे ही उठाएंगे, क्या करेंगे, विल और शैल को उठाकर आगे ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ गया, विल एंड शैल। अब क्या आएगा, अब आएगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैव बीन वो आ जाएगा। अब तो सारा सेम है, मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। बात समझ, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या लिखा मैंने कि क्या वो आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। तो देखिए इसका जवाब हमें हाँ या ना में मिल रहा है ना, इसे कुछ अपनी तरफ से हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। तो वही बात की जिस प्रश्न का आंसर हमें, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में मिले उसे तो हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करना है? विल एंड शैल। बात समझ में आई? अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, विल आएगा या शैल आएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वो आलसी लड़का। क्या है? वो आलसी लड़का। तो इसके लिए हम दैट लेजी बॉय यूज कर सकते हैं। दैट लेजी बॉय। अब देखिए ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल या शैल। हमें पता है कि शैल का यूज हम करेंगे सिर्फ आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का। तो यहां पे हम विल पुट कर देंगे। तो क्या बना कि विल दैट लेजी बॉय, क्या वो आलसी लड़का। अब क्या आएगा? अब आएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है? मैन वर्ब है इसके अंदर सोना। क्या है? सोना। और सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। और स्लीप के साथ अगर आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। क्या बना अब तक? विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग, क्या वो आलसी लड़का सो रहा होगा। कब से? 2 घंटे से। कब से? 2 घंटे से। अब ये देखिए ये क्या, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? 4 2 आवर्स। बात समझ आई? ये एग्जांपल समझ में आया हो आपको? अब देखिए एक मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, वो आपने बनाना है। सेंटेंस क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपको बनाना हो कि क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा होगा। क्या बोला मैंने? क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा होगा। आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपका जो आंसर है वो कमेंट करना है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? WH वर्ड। क्या पुट करेंगे? WH वर्ड। उसके बाद पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ग्रुप के अंदर आई है और हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है वो ही यूज करेंगे यहाँ पे। यानी कि हम विल या शायद जिसकी हमें नीड होगी उसी का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव बीन। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? अब इसका एक एग्जांपल देखिए। क्या लिखा मैंने कि वह 10 सालों से कहां रह रहा होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हम हाँ या ना में तो जवाब दे नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया कहां। तो हमें इस वर्ड के अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ेगा। और देखिए कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? वेयर से। हमें हमारा WH वर्ड मिल गया वेयर। उसके बाद क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब या विल या शैल। क्या आएगा हमें नहीं पता, हम थोड़ा सा इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? वह। अब देखिए वही बात, वह सिंगुलर है। अब लड़के के लिए आया या लड़की के लिए, वो हमें बताएगा वाक्य का अंतिम पार्ट। ये क्या है? रहा होगा। यानी कि लड़का, अगर लड़की होती तो क्या लिखा होता? रह रही होगी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लगेगा यहाँ पे? ही। अब हमें पता है ही के साथ अपन किसका यूज करेंगे? विल या शैल का।
विल का, किसका यूज करेंगे, विल का। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग ऑफ यानी कि हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है रहना, और रहने को बोलते हैं लीव, और लीव के आईएनजी लगाने से क्या बन जाएगा, लिविंग। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग, वो कहां रह रहा होगा। अब देखिए जिस जगह का नाम होगा वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट हमें लगाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम यूज करेंगे सिंस या फॉर का। अब देखिए सिंस आएगा, फॉर वो क्या बताएगा हमें, ये शब्द बताएगा 10 सालों से। अब देखिए ये 10 सालों से बता रहा है, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये अवधि बता रहा है। तो अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो यहां किसका यूज करेंगे अपन, फॉर का, फॉर 10 years, for 10 year, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या लिखा सेंटेंस मैंने कि वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 10 years, वो 10 सालों से कहां रह रहा होगा। तो आपके लिए सेंटेंस क्या है, आपके लिए सेंटेंस ये है कि कौन 10 सालों से जयपुर में रह रहा होगा, कौन 10 सालों से जयपुर में रह रहा होगा। आपने ये सेंटेंस बनाना है, और जो आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है, ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। अब तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज हमारा जो टेंस का टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टेंस के जो एरर है उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।